हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये चीज़ है, मान लो कि अगर हम लोग इथेन कंसिडर कर रहे हैं तो इथेन की जगह पे पहले तो प्रोपेन लिख दिया। तो मॉडिफिकेशन करना मेरे लिए आसान है, तुमको पूरा का पूरा छापना पड़ेगा। हम थोड़े आलसी आदमी, इसलिए तुमको छापना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में CH3 के साथ CH2, उसके अलावा फिर से CH3 वाला पार्ट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग CH3 के साथ CH2 और फिर वापस से CH3 रखेंगे, तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि अपने पास दो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का। तो हम लोग दोनों के अलॉन्ग रोटेशन करा सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम अभी के लिए हटाएं, तो फ्रंट ये इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है, दूसरे वाले सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग भी आराम से रोटेशन हो सकता है। तो जब दोनों सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकेगा, तो हम लोग किसी को भी फ्रंट कार्बन मान के काम कर सकते हैं, किसी को भी बैक कार्बन मान के काम कर सकते हैं। हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जिसको जो मानना है मान लो। और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम लोग आराम से कैलकुलेशंस करते हुए काम कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करने का मतलब बेसिकली एक को फ्रंट कार्बन माना, एक को बैक कार्बन माना, तो बस जो हम लोग का इथेन का स्ट्रक्चर था उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशंस निकल के आएंगे। कैसे वेरिएशन हो सकता है, वो बड़ा सिंपल सा केस है, बस हम लिखते जाएंगे तो वो सारा का सारा वेरिएशन दिखेगा। क्योंकि लास्टली यही दिखाई देगा कि जो चीज़ें हम लोगों ने इथेन में की थी एग्जैक्टली वही चीज़ें हम लोगों ने प्रोपेन में भी कर रखा है। जैसे एक चीज़ देखो, अगर मान लो कि हम लोग इसको फ्रंट कार्बन मानते हैं, तो इसको अगर फ्रंट कार्बन माने, तो इस फ्रंट कार्बन पे हम लोग के पास दो हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन के अलावा हम लोग के पास एक CH3 वाला पार्ट है। और उसके अलावा बैक कार्बन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इसमें तीनों हाइड्रोजन है। तो जैसे अगर हम लोग इथेन लेके चल रहे थे, तो इथेन में फ्रंट कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन था और बैक कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन था। डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन के साथ साथ एक CH3 है। बाकी बैक कार्बन जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रह गया। मान के चलते हैं कि इसके लॉन्ग रोटेशन है। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर पार्ट के लॉन्ग रोटेशन मान के चल रहे, रेड वाले पार्ट के लॉन्ग रोटेशन, तो इस केस में हम लोग फ्रंट कार्बन पे एक CH3 और दो H लेके चल रहे होंगे। अगर हम लोग इसके अलॉन्ग रोटेशन लेके चलते हैं, ये येलो वाले बॉन्ड के अलॉन्ग, तब उस केस में फिर हम लोग फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे तीन हाइड्रोजन लेते हैं, बैक कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक CH3, सेम टाइप का स्ट्रक्चर आता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे दो हाइड्रोजन है और एक CH3 वाला पार्ट है, तो हम लोग आराम से डायग्राम में फ्रंट कार्बन पे जो H है, उस H वाले पार्ट की जगह पे हम लोग आराम से एक CH3 वाला पार्ट डाल सकते हैं। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, दो हाइड्रोजन, बट एक H वाले पार्ट की जगह पे हम लोग आराम से स्ट्रक्चर में CH3 कंसिडर करके काम कर सकते हैं। बैक कार्बन जैसा था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग के फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग आराम से ऊपर के डायरेक्शन में CH3 कंसिडर कर सकते हैं। हो गया क्या इससे? तो उसके बाद जब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में जाएंगे, मतलब इसका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, इसका एक्लिप्स फॉर्म हो गया, तो ये तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे अभी के लिए, ये हम लोग को मतलब भी नहीं है, चाहे तो कर भी सकते हैं। जैसे फ्रंट कार्बन वाले पार्ट में ऊपर CH3 है, तो यहाँ वाले पार्ट पे भी हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में CH3 डाल दे। करना क्या है इसमें? तो सबसे पहला पार्ट, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन था, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन में हम लोग यहाँ पे एक H लें, और दूसरा उसके अलावा एक CH3 वाले पार्ट को यहाँ पे पुट कर दे। तो बैक कार्बन पे H जैसा था वैसे ही रह गया, फ्रंट कार्बन पे CH3 डाल दिया। उसके बाद बैक कार्बन को रोटेट करा रहे हैं हम लोग। तो बैक कार्बन को अगर रोटेट करा रहे हैं, मतलब फ्रंट कार्बन का CH3 वही रहेगा, और बैक कार्बन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर जब वापस से 60 डिग्री रोटेशन कराए, तो एक काम करते हैं, इसको ब्लू ही रखते हैं। जो हम लोग का ब्लू वाला हाइड्रोजन था, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन आगे गया, और ऊपर वाले केस में हम लोग के पास CH3 जहाँ था वैसे ही रह गया। उसके बाद फिर से CH3 के रिस्पेक्ट में ब्लू वाला हाइड्रोजन 180 डिग्री पे गया। फिर और ज़्यादा रोटेशन करते तो रोटेशन करने पे ये इधर आता, मतलब बेसिकली यही स्ट्रक्चर निकल के आता। फिर और ज़्यादा रोटेशन करते तो फिर से ये जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है इस तरह का पार्ट निकल के आता। फिर और ज़्यादा रोटेशन करते तो भी अपना स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आने वाला था। बेसिकली हम लोग अगर इथेन के जगह पे प्रोपेन वाले पार्ट को पुट करें, तो इस केस में हम लोगों का कंसिडरेशन केवल एक छोटा सा यही मॉडिफाई हो रहा है बेसिकली, कि हम लोग पहले एच के रिस्पेक्ट में एच की बात कर रहे थे, अभी हम लोग एच के रिस्पेक्ट में एच की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग CH3 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीछे तो बैकग्राउंड में हाइड्रोजन ही दे रखा। अगर पीछे बैकग्राउंड में हाइड्रोजन दे रखा, तो अगर हम लोग का हाइड्रोजन घूम भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुरुआत में हम लोग के पास एक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टैगर्ड फॉर्म आएगा, फिर एक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टैगर्ड फॉर्म आएगा। तब उस केस में अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें, ये अपने काम का नहीं था, इस चीज़ को हम लोग को आगे डिस्कस करना है। तो जब हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करेंगे स्टेबिलिटी वाले पार्ट को लेके, तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट में ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि हम लोगों के एक्लिप्स फॉर्म में
मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा। उसके अलावा हम लोग के इक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट में सॉरी स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा। हम लोग इक्लिप्स फॉर्म में मैक्सिमम वंडर वॉल स्ट्रेन होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम वंडर वॉल स्ट्रेन होगा। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में एग्जैक्टली सेम चीज होगा। स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। एनर्जी के फॉर्म में इक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ऐसा आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अपना ग्राफ होगा वो भी सेम आएगा, एक डिफरेंस के साथ। क्या डिफरेंस होगा आते हैं उस चीज पे, बट अभी के लिए ग्राफ एग्जैक्टली जब हम लोग का एक्लिप्स फॉर्म होगा तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी, फिर स्टैगर्ड फॉर्म में लोअर एनर्जी, फिर 60 डिग्री में एक्लिप्स फॉर्म हायर एनर्जी। इस टाइप से ग्राफ आराम से आगे चलता हुआ चला जाएगा। तो अपने कॉपी में ये शुरू से जो पार्ट मेंशन किया है वो पार्ट को नोट कर लो, हेडिंग डाल दो कंफर्मेशन ऑफ इथेन, छापना शुरू करो। अपने लास्ट वाले क्लास के कॉपी से भी उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको यहाँ से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना, कॉपी में छापना है। नोट करो भाई फटाफट, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन करना है प्रोपेन वाले पार्ट में और इथेन वाले पार्ट में डिफरेंस क्या है। इसलिए मेरा काम है कि मेरे पास इरेजर है, हम मिटा करके काम कर सकते हैं, तुम्हारे पास ये फ्रीडम नहीं है। हम एक्चुअल में क्लासरूम में भी यही काम करते हैं, बोर्ड पे जो डायग्राम होता है उसमें हम चेंजेस करके काम कर लिया करते हैं। इस मामले में आलसी है थोड़े हम। डायग्राम हो सके तो खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले क्लास में जो कॉपी में नोट किया था उससे रिलेट करके भी बना सकते हैं आराम से, उससे भी काम हो जाएगा। और 60 डिग्री रोटेशन पे हम लोग का इक्लिप्स फॉर्म आएगा, स्टैगर्ड फॉर्म आएगा, फिर इक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टैगर्ड फॉर्म आएगा। एग्जैक्टली कोई नया फॉर्म यहाँ पे निकल के नहीं आने वाला है। इसके बाद ब्यूटेन का कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें नया फॉर्म निकल के आएगा, उस चीज का डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे। सर नंबर 1 वाला में 0 डिग्री क्यों लिखा है? थीटा इक्वल्स टू 0। 0 डिग्री है? 0 डिग्री हुआ तो मैंने कितना डिग्री लिखेंगे? नहीं पहले से ठीक है। हाँ भाई, 0 डिग्री रोटेशन है ना, मतलब जब एक्लिप्स फॉर्म होता है। तो क्लास किया था लास्ट क्लास? यस सर। पक्का? हाँ आ गया सर आ गया।
अच्छा, गाली देने का टाइम है तो आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। इसका ऑर्डर भी एग्जैक्टली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डर्स एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में रहेंगे। और इसके बाद ग्राफ वाला पार्ट भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। जो लास्ट क्लास में बताया था एग्जैक्टली सेम चीजें नोट करनी है तुम लोगों को। हाँ तो उसको रिमूव कर दो। 11th मेडिकल में फिर अभी बदमाशी हो रहा है। हमको लगता है कि 12th में कोई ऐसा करने का नहीं सोचेगा, कि 12th में करेगा तो मालूम पड़ा कि सब लोग मिलकर के उसी को गाली देने लग गए। लेकिन ऐसे माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन 11th वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते यार। क्या इन लोगों का प्रॉब्लम है। चलो भाई, नोट कर लिया है तो बताओ, और नहीं तो फिर थोड़ा टाइम और देते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन हम लोगों को करना है केवल यहाँ पे। इससे हम लोग एक कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि हम लोग का मान लो एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट है और स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट है, जो कुछ भी है पार्ट दे रखा। तो कन्फर्मेशनल एनर्जी में मेंशन किया था तुम लोगों को कि कन्फर्मेशनल एनर्जी नॉर्मली जब भी हम लोग कभी कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना होता है, जिस कन्फर्मर का एनर्जी सबसे लोएस्ट है और जिस कन्फर्मर का एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, हम लोग उसी फॉर्मेट में केवल काम कर रहे होते हैं, और बाकी चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग इथेन वाले पार्ट में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात करें, तो इथेन में जो एक्लिप्स फॉर्म है इस टाइप का होगा, और स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट थोड़ा हाइड्रोजन सारे के सारे 60 डिग्री पे आएंगे। जब हम लोग प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन वाले पार्ट में CH3 के रिस्पेक्ट में H वाला पार्ट नज़दीक होगा। तो बस एक चीज़ होता है यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग इसका स्टैगर्ड फॉर्म बना भी देते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बनाने का मतलब है कि हम लोग के CH3 के रिस्पेक्ट में बाकी जो हाइड्रोजन्स है वो चले भी गए 60 डिग्री वाले पार्ट पे, तो भी एटलीस्ट इस ग्रुप के थोड़े लार्जर साइज होने की वजह से रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाई होगा। जब यहाँ का रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाई होगा, यहाँ वाले पार्ट में फिर रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपेन वाला, ये ब्यूटेन वाला, सॉरी इथेन वाला पार्ट। लिथियन वाले पार्ट में हम लोग के पास सारे के सारे हाइड्रोजन रिपल्शन तो करेंगे, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के पास ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो रिपल्शन का फैक्टर भी डेफिनेटली कम होगा। तो हम लोगों के एक्लिप्स फॉर्म में रिपल्शन का फैक्टर हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन जितना हम लोगों के इथेन के एक्लिप्स फॉर्म में रिपल्शन का फैक्टर होगा उससे कहीं ज़्यादा रिपल्शन का फैक्टर हम लोगों के प्रोपेन वाले पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर प्रोपेन वाले पार्ट में ज़्यादा रिपल्शन का फैक्टर होगा, इसका मतलब अगर हम लोग मान लो ये स्ट्रक्चर ए है और दूसरा स्ट्रक्चर बी है, इसमें एनर्जी वाइज काम करे, तो जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा उसका एनर्जी वाला पार्ट उतना ही हाइयर होगा, और जिसका रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा कम होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा लोअर एनर्जी पे होगा। जब हम लोग इसको स्टैगर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में क्योंकि बड़े ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा था। तो जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर उतने ज़्यादा अमाउंट में डिक्रीज करेगा। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो कि अगर हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म के बराबर की बात करें, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये हो कि बी वाले पार्ट का स्टैगर्ड फॉर्म अभी भी हायर एनर्जी पे रहे एज कम्पेयर टू ए वाले पार्ट का स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन जितने लोअर एनर्जी पे एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट स्टैगर्ड में गया है, जितने लोअर एनर्जी पे ए वाले पार्ट का एक्लिप्स वाला पार्ट स्टैगर्ड में गया है, ये गैप वाला पार्ट डेफिनेटली वेरिएशन में जाता है। मतलब
बी स्ट्रक्चर का एक्लिप्स फॉर्म और बी स्ट्रक्चर का स्टैगर्ड फॉर्म, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप हाइयर होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर ए वाले पार्ट का एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। तो उसके वजह से जैसे हम लोग कन्फर्मेशनल एनर्जी की जब बात करते हैं, तो कन्फर्मेशनल एनर्जी में होता क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म के बीच का एनर्जी गैप। तो इसका मतलब हम लोग का एएस वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट, इसके बीच का एनर्जी गैप, और बी स्टैगर्ड और बी एक्लिस्ट, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, बस हम लोग ये एनर्जी गैप वाले पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो डिफरेंस केवल इसी एक पॉइंट का आता है कि हम लोग का जो इथेन वाले पार्ट में ये था, कंफर्मेशन एनर्जी था डेल्टा ई वाला पार्ट। जैसे मान लो अपने कॉपी में भी लिख लेना, इथेन वाले पार्ट में जो कंफर्मेशन एनर्जी डेल्टा ई था उसको E1 बोल दो, और प्रोपेन वाले पार्ट में जो कंफर्मेशन एनर्जी था डेल्टा ई, उस चीज़ को E2 बोल दो। तो इस केस में केवल यही एक पॉइंट है जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है। प्रोपेन के केस में कंफर्मेशन एनर्जी विल बी हायर देन इथेन, E2 ग्रेटर देन E1 एक रिलेशन निकल के आएगा। बस ये एक रिलेशन है जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें सिमिलर टाइप की हैं, कोई डिफरेंस यहाँ पे निकल के नहीं आने वाला है। बस ये एक कंपैरिजन का पॉइंट होगा, कंफर्मेशनल एनर्जी हम लोग के प्रोपेन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगा क्योंकि CH3 का ग्रुप बड़ा होने की वजह से रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाइयर निकल के आता है। और अगर रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाइयर निकल के आता है तो अनस्टेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा हाइयर होता है। जैसे ही वो स्टैगर्ड में जाता है तो स्टेबिलिटी का फैक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, गैप ज़्यादा निकल के आता है, इसलिए कन्फर्मेशनल एनर्जी वाला पार्ट भी ज़्यादा निकल के आता है। ये एक पॉइंट थोड़ा मेंशन कर लेना जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और इसको नोट करने के बाद फिर अगला हेडिंग डाल देना कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में, जो कि हम लोग ब्यूटेन वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा रहे थे इसके ऊपर सवाल बहुत ही रेयरली पूछेगा, मेरे हिसाब से इसमें सवाल पूछने लायक कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग का ब्यूटेन वाला पार्ट शुरू होता है, उस ब्यूटेन वाले पार्ट से हम लोग का लेक्चर एक्चुअल में प्रॉपरली शुरू होता है। तो जैसे मान लो ऐसा शुरू कर लेते हैं, ब्यूटेन वाले पार्ट से हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करते हैं। तो उस केस में अलग अलग टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। ब्यूटेन वाले पार्ट में क्या वेरिएशन हो सकते हैं, तो उसमें जैसे एक कंसिडरेशन ये लेके चल सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग ब्यूटेन कंसिडर करें, तो ब्यूटेन वाले पार्ट में अपने पास तो वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन लेके चल चल लेते हैं, थर्ड केस ब्यूटेन। तो हम लोग के पास वेरियस पॉसिबिलिटी में ये चीज़ हो सकता है, जैसे CH3 हुआ, फिर CH2 हुआ, फिर वापस से CH2 हुआ, और वापस से CH3 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों का एक यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, सबसे पहला वाला बॉन्ड में, मतलब इसको मार्क कर देते हैं कार्बन नंबर 1 कार्बन 2। तो एक तो C1 C2 रोटेशन पॉसिबल है। दूसरा, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के बीच में बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, मतलब C2 C3 बॉन्ड रोटेशन भी पॉसिबल है। और कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, इसका मतलब C3 C4 में बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। तो एक चीज़ तो देख के समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कि जो C1 C2 का रोटेशन है और जो C3 C4 का रोटेशन है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि अगर C1 C2 में रोटेशन कराएंगे तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अगर हम लोग C3 C4 में रोटेशन कराएंगे तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। और उसके अलावा जब 2 हाइड्रोजन था तो एक C2H5 ग्रुप था, जब 2 हाइड्रोजन था तो एक C2H5 ग्रुप था। इसका मतलब आराम से कंसिडर कर सकते हैं कि C1 C2 रोटेशन, C3 C4 रोटेशन सेम है। और अगर मान लो कि हम लोग इन दोनों में से कोई एक रोटेशन कंसिडर करते भी हैं, जैसे C1 C2 रोटेशन मान लो कर लेते हैं, तो CH3 के साथ यहाँ CH2, उसके अलावा C2H5 है। तो बेसिकली फ्रंट कार्बन पे हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसा डायग्राम हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे 3 हाइड्रोजन हो गए, और बैक कार्बन वाले पार्ट पे, जैसे इसको फ्रंट कार्बन बोल दिया, तो बैक कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और उसके अलावा एक C2H5 ग्रुप। तो एक C2H5 ग्रुप, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन। तो मेरे हिसाब से इसका आगे का डायग्राम तो खुद से नोट कर सकते हैं। अब तो खुद से नोट करने का मतलब है 60 डिग्री रोटेशन कराया, फिर 60 डिग्री रोटेशन कराया, फिर 60 डिग्री रोटेशन कराया, तो छापना शुरू करें कि नहीं छापना है किसी को? चलो मान के चल रहे कोई छापने के मूड में नहीं होगा, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अभी इससे पहले हम लोग के पास CH3 था, रोटेशन करा रहे थे हम लोग, तो बस CH3 की जगह पे C2H5 आया। सेम कंसिडरेशन आएगा, एक इक्लिप्स फॉर्म आएगा, एक स्टैगर्ड फॉर्म आएगा। और उस केस में जो हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टेबिलिटी के टर्म में
स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड, और एनर्जी के फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू, सॉरी स्टैगर्ड फॉर्म लेस एनर्जी पे होगा एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड। वेरिएशन सेम टाइप से होंगे, केवल डिफरेंस एक चीज़ का होगा, कन्फर्मेशन एनर्जी ब्यूटेन में अगर C1 C2 रोटेशन कराते हैं तो सबसे हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रोपेन वाले पार्ट में, और सबसे कम इथेन वाले पार्ट में। बट कुछ नया नहीं मिल रहा, तो अगर नया नहीं मिल रहा तो छोड़ देते, इसका डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं C2 C3 रोटेशन का। अगर हम लोग C2 C3 रोटेशन कराएंगे तो बेसिकली CH3 के साथ यहाँ पे CH दे रखा, फिर उसके बाद हम लोग आराम से, सॉरी CH2 दे रखा, फिर CH2 CH3 कंसिडर कर सकते हैं। तो C2 C3 रोटेशन के टाइम पे हम लोग के पास फ्रंट कार्बन अगर इसको ले तो 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, और बैक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। तो बेसिकली अब यहाँ से थोड़ा वेरिएशन आना शुरू हो सकता है, जैसे अगर मान लो कि हम लोग डायग्राम वाले पार्ट में ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि हम लोग के पास फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाले पार्ट में एक्लिप्स फॉर्म है। तो जैसे अगर एक्लिप्स फॉर्म है तो फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो एक तो CH3 डाल दिया, दूसरा एक और CH3 डाल दिया, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं। बैक कार्बन वाले पार्ट पे भी 2 हाइड्रोजन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। फिर क्या होगा, तो जैसे इसका हम लोग सौहर प्रोजेक्शन भी मेंशन कर देते हैं। अब तक आइडिया लग गया होगा सौहर प्रोजेक्शन का, कि हम लोग के फ्रंट कार्बन में जो बॉन्ड है, बैक कार्बन के सारे बॉन्ड्स एक्लिप्स फॉर्म में पैरेलल रहेंगे, मतलब सारे लाइंस एक दूसरे के सामने पैरेलल होने चाहिए। CH3 के सामने CH3 दिख रहा है बॉन्ड में ऊपर जाते हुए, तो H के सामने H आएगा, H के सामने H आएगा, ये अपना एक्लिप्स फॉर्म हो गया। स्टैगर्ड फॉर्म में अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, तो हम हर एक स्टैगर्ड फॉर्म का सौहर प्रोजेक्शन नहीं बना रहे, वो तुमको खुद से सोचते हुए काम करना होगा। कर क्या सकते हैं इस चीज पे बात करते हैं। जैसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर मान लो कि हम लोग सारे केसेस कंसिडर करना शुरू करें, जैसे एक सर्कल वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले, तो इस केस में हम लोगों के पास एक पॉसिबिलिटी ये है, CH3 दे रखा 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल पे, तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। 60 डिग्री रोटेशन कराए, तब क्या होगा इस केस में, तो इस बार एक काम करते हैं, हम फ्रंट कार्बन को रोटेट करा देते हैं, बैक कार्बन को फिक्स रखते हैं, क्योंकि ऊपर के सारे केसेस में फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के बैक कार्बन रोटेट कराया था, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको रोटेट करा दो। तो फ्रंट कार्बन को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी थोड़ा बना रहे। तो फ्रंट कार्बन को जब रोटेट कराएंगे तो इस केस में फ्रंट कार्बन का बॉन्ड 60 डिग्री पे चला जाएगा, ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला 60 डिग्री पे आएगा तो नीचे वाला थोड़ा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा ऊपर साइड में ये होना चाहिए। बट बैक कार्बन तो जहाँ था एग्जैक्टली वही है, तो इस केस में CH3 के साथ बगल वाले साइड में CH3, और बाकी सारे पोजिशन पे हाइड्रोजन दे रखा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं, तो फिर से 60 डिग्री रोटेशन। इसमें क्या होगा, तो फिर से फ्रंट कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कराया। तो जब 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो इस केस में वापस से हम लोग का ये बॉन्ड दूसरे के सामने आएगा, लेफ्ट वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट के साइड जाएगा और लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर के सामने जाएगा। मतलब फिर से हम लोगों के पास एक बेसिकली एक्लिप्स फॉर्म निकल के आ रहा। बैक कार्बन वाले पार्ट में CH3 था ऊपर और उसके सामने H आ गया। उसके अलावा फ्रंट कार्बन का CH3 राइट साइड में चला गया, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और बैक कार्बन पे H है और बाकी दोनों H है। फिर उसके बाद 60 डिग्री रोटेशन कराए, तो जैसे एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि पहला वाला पार्ट भी एक्लिप्स था और थर्ड वाला पार्ट भी एक्लिप्स है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब पहले वाले केस में CH3 का डिस्टेंस कम था, जबकि थर्ड वाले केस में CH3 का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो इस बार एक्लिप्स फॉर्म होते हुए भी नया टाइप का एक्लिप्स फॉर्म है, तो हम लोग और स्ट्रक्चर्स बना के कंसिडर कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त सेम कंसिडरेशन, हम लोग फिर से फ्रंट कार्बन को और रोटेट करा दिए। तो उस केस में ये पार्ट नीचे जाएगा, तो सॉरी फ्रंट कार्बन को रोटेट कराना था। फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड नीचे जाएगा और 2 बॉन्ड लेफ्ट राइट में, और बैक कार्बन के बॉन्ड जैसे थे वैसे ही, मतलब ऊपर CH3, बाकी दोनों पोजीशन पे H। उसके अलावा हम लोग के फ्रंट कार्बन का CH3 नीचे और दोनों H लेफ्ट साइड में। फिर वापस से 60 डिग्री रोटेशन करा के देखते हैं, तो जैसे एक चीज़ देख सकते हैं, हम लोग का ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है। डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हर जगह से है, लेकिन ये डायहेड्रल एंगल और इसमें एक डिफरेंस है, CH3 यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब CH3 वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नहीं है। तो यहाँ का स्टैगर्ड फॉर्म सेकंड वाले केस का और जो हम लोग का फोर्थ वाले केस का स्टैगर्ड फॉर्म है, दोनों सेम निकल के नहीं आ रहा, ये हम लोग डिफरेंस के साथ आराम से बोल सकते हैं। फिर 60 डिग्री रोटेशन कराए,
तो इस केस में अब हम लोग का बॉन्ड फिर से फ्रंट कार्बन बैक कार्बन का एक दूसरे के सामने होना शुरू हो जाएगा। तो जब दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने होना शुरू हो जाएंगे तब उस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक मिनट। जब दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने हो जाएंगे तो हम लोग आराम से फिर से एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। और जब एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट की बात करेंगे तो उस केस में स्ट्रक्चर में CH3 लेफ्ट साइड में नीचे है, उसके पीछे H, बैक कार्बन का CH3 जैसा था वैसे ही रह गया, उसके सामने H और बाकी दोनों H। तो एक चीज दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर 3 देखो और स्ट्रक्चर 5 देखो, इन दोनों में सिमिलरिटी दिख रहा होगा। CH3 के सामने H, CH3 के सामने H, CH3 के सामने H, CH3 के सामने H, इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक स्ट्रक्चर और आगे बना लेते हैं। और अगर 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो CH3 ऊपर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। फ्रंट कार्बन वाले पार्ट के सारे जो बॉन्ड्स है वो मेंशन कर दिया, बैक कार्बन के सारे बॉन्ड्स मेंशन कर दिया, CH3 लेफ्ट साइड में, उसके अलावा दोनों H राइट साइड में, बैक कार्बन का CH3 था जहाँ वहीं का वहीं रह गया। अब भी एक चीज दिख रहा, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 6 कंसिडर करो। तो 2 में दोनों CH3 60 डिग्री पे है, यहाँ भी दोनों CH3 60 डिग्री पे है, तो दोनों में एक्चुअल में एंगल वाइज या डिस्टेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। और एक चीज तो ध्यान है, अगर और 60 डिग्री रोटेशन कराते तो 60, 120, 180, 240, 300, जब 360 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो डेफिनेटली ऊपर का ये स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा, ये अपने काम का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फर्दर रोटेशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि हम लोग के पास 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो नहीं थे, बट एटलीस्ट 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 5, हाँ ठीक है, 2 और 6 ये दोनों सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 5 सेम थे, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 ये चारों डिफरेंट है। अभी तक तो दो ही आ रहा था, एक्लिप्स स्टैगर्ड, बट यहाँ पे एक्लिप्स में भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है और स्टैगर्ड में भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग कैसे एक्लिप्स बोल दें, कैसे स्टैगर्ड बोल दें, तो हम लोग नाम चेंज करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक नाम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जब बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं तो बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के सामने होने पे हम लोग आराम से वहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं फुल्ली एक्लिप्स। मतलब ये नाम लिखने का एक तरीका आराम से हो सकता है अगर बल्कियर ग्रुप सामने हुए तो सबसे पहला नाम हम लोग आराम से फुल्ली एक्लिप्स बोलते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन बल्कियर ग्रुप या सेम टाइप ग्रुप 60 डिग्री पे है। तो इस केस में इस चीज़ को हम लोग अगर फोर्थ वाले पार्ट से रिलेट करें तो फोर्थ वाले केस में भी स्टैगर्ड है, इधर भी स्टैगर्ड है, लेकिन सेम टाइप के ग्रुप या बल्कियर ग्रुप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग इस केस में यहाँ पे हम लोग फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। और यहाँ सेकंड वाले पार्ट को हम लोग पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब हम लोग फुली एक्लिप्स पार्शियली एक्लिप्स वर्ड यूज करके काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आराम से यहाँ वाले पार्ट में पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म बोल दिया। तो जब यहाँ फुली एक्लिप्स था, बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के सामने थे, तो सिमिलर टाइप से यहाँ वाले पार्ट में बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के सामने नहीं है तो हम लोग एक्लिप्स तो बोलेंगे, लेकिन कम्प्लीटली एक्लिप्स फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से वर्ड पार्शियली एक्लिप्स लगाते हुए काम कर सकते हैं। ये बोलने का एक तरीका हो सकता है। तो फुली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, फिर पार्शियली सॉरी एक्लिप्स, यानी पार्शियली यहाँ पे स्टैगर्ड होना चाहिए, पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म। तो फुली एक्लिप्स, पार्शियली स्टैगर्ड, फिर पार्शियली एक्लिप्स, फिर उसके बाद फुली स्टैगर्ड। लेकिन हम लोग एक और नाम यूज करना शुरू कर देते हैं जो कि तुम लोग को ध्यान रखना ही रखना होता है। जो फुली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स है इससे भी हम लोग को मतलब नहीं होता है, इस चीज़ को भी हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। हम लोग को मतलब केवल पार्शियली स्टैगर्ड और फुली स्टैगर्ड फॉर्म से होता है। बल्कियर ग्रुप या सेम टाइप के ग्रुप अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो वहां पे हम लोग एक नया नाम यूज करते हैं, एंटी कन्फर्मर। और अगर पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट निकल के आए जहाँ पे बल्कियर ग्रुप वाले पार्ट या सिमिलर टाइप के ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री पे है, वो राइट साइड में 60 हो या लेफ्ट साइड में 60 हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इस केस में हम लोग नया नाम यूज कर लेते हैं, इस चीज को हम लोग गॉच फॉर्म बोलते हैं। लास्ट क्लास में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, और शायद तुम्हारे टेस्ट के पेपर में भी एक क्वेश्चन था गॉच फॉर्म से रिलेटेड, बना था किसी से सवाल? बताओ भाई, सवाल बना था किसी से? क्योंकि उसमें हिंट दिया हुआ था तुम्हारे पास, इसीलिए तुम लोगों को मेंशन कर दिए थे गॉच फॉर्म क्या होता है। हम सोचे थे कि कुछ सोच के देखेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसिडर कर चुके हैं। तो जब भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सवाल होता है तो इसके इसमें इन जनरल
वांडर वाल स्ट्रेन से स्टेबिलिटी कम होता है। बट अगर हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स होता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, वांडर वाल फोर्स के पार्ट को ओवरकम कर लेता है आराम से। तो इसीलिए अगर गॉच फॉर्म हुआ तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एंटी फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में मेंशन कर दिए थे ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सोच सके, सॉल्व करने के पार्ट में दिमाग लगा सके। उस चीज पे आएंगे अभी हम लोग, गॉस फॉर्म और एंटी फॉर्म में स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या हो सकता है। तो जैसे इतना जो स्ट्रक्चर है 66 डिग्री रोटेशन का, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट नोट करो, फिर इसके आगे का कंसिडरेशन हम लोग लेना शुरू करते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, एक काम कर सकते हैं, C1 C2 रोटेशन एंड C3 C4 रोटेशन विल बी सिमिलर टू प्रोपेन, ऐसा मेंशन कर लो और नीचे कंफर्मेशन एनर्जी का ऑर्डर मेंशन कर लो। बस इसके अलावा कुछ और नोट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और यहाँ के बाद फिर सीधा हम लोग आराम से C2 C3 रोटेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ट्राई करके देखो। सर पार्शियली स्टैगर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? पार्शियली स्टैगर्ड वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा उस चीज पे आएंगे अभी। अभी के लिए पहले ये डायग्राम नोट कर लो, फिर वहाँ पे डिस्कशन करेंगे लोग। डिस्टेंस कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है, वो सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से सबको सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना तो अब तक आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि सॉहर्स प्रोजेक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है। बाकी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे आराम से। और इस टॉपिक के बाद हम तुम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला जो पार्ट है, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, उसका छोटा सा डिस्कशन और भी करेंगे। 5-6 क्वेश्चन बोला था तुम लोग को, जगह छोड़ के रखना, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग उसका डिस्कशन फिर से शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे पर डे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन का डिस्कशन 5-6 मिनट चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन 5-6 मिनट, फिर दूसरा क्वेश्चन 5-6 मिनट, आराम से डिस्कशन कर लिया सकता है। डायग्राम नोट कर लो पूरा, 60 डिग्री रोटेशन का सारा डायग्राम नोट कर लो। रविराज ऑडियो ऑफ रखो अपना। डायग्राम देख के ही मत बनाना, डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करना। नाम लिख सकते हैं देख के, बट डायग्राम खुद से रोटेशन कर करके देखो, ताकि कल को रोटेशन अगर करना पड़े तो आराम से कंसिडर कर पाए इस चीज को।
सर हो गया। सर गॉच को एक्लिप्स में भी बोल सकते हैं क्या? गॉच को एक्लिप्स में भी बोल नहीं, सकते हैं। एक्लिप्स में गॉच का नाम नहीं डालते हम लोग, इसीलिए इनफैक्ट एक्लिप्स से हम लोग को मतलब भी नहीं होता है स्टेबिलिटी वाले पार्ट में। हम लोग ऑर्डर कंसिडर करते हैं, बट अदरवाइज हम लोग को उसको स्टेबिलिटी के कंसिडरेशन में यूज नहीं करना होता है। जैसे अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल के स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल, बट आगे जाने पे गॉच और एंटी में ही कंपैरिजन चलेगा, एक्लिप्स वाले पार्ट को लिया ही नहीं जाता है। उसमें जैसे सबसे पहला पार्ट है, मान लो कि अगर हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें तो हम लोग के पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स थे। एक फुली इक्लिप्स वाला पार्ट है, उसके अलावा दूसरा पार्शियली इक्लिप्स वाला पार्ट है, उसके अलावा थर्ड वाले केस में हम लोग के पास सॉरी पार्शियली स्टैगर्ड है, थर्ड वाले केस में पार्शियली इक्लिप्स्ड है, और फोर्थ वाले केस में फुली स्टैगर्ड वाला पार्ट मतलब एंटी फॉर्म। तो अगर हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन कंसिडर करते हुए काम करें तो टॉर्सनल स्ट्रेन वाले पार्ट का मतलब बताया था बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग रोटेशन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग का एक क्लेफ्ट फॉर्म होगा तो बॉन्ड्स के हमेशा दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक पार्ट में रिपल्शन का फैक्टर दो दो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में चलेगा। जब स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा तब उसकी इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है, जब एक्लिप्स फॉर्म रहेगा तब उसकी इसमें मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब रिपल्शन का फैक्टर एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन वाले पैड के लिए हमेशा हाईएस्ट रहेगा। अब उसमें फुली एक्लिप्स हो या पार्शियल एक्लिप्स हो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में दो दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन का फैक्टर सेम डिस्टेंस है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बराबर रहेगा। मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर 1 और 3 का रिपल्शन बराबर होगा, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 4 का रिपल्शन बराबर होगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन्स सेम डिस्टेंसेस पे हैं दोनों केसेस में। लेकिन हम लोगों के फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में या फिर पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म में जो रिपल्शन का फैक्टर है वो ओवरऑल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हम लोग के स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस कम है, रिपल्शन का फैक्टर डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। तो एक चीज़ है 1 और 3 वाला पार्ट बराबर हो गया, ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 4 आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला पार्ट है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। दूसरा, जब हम लोग वंडर वॉल स्ट्रेन की बात करें तो उसमें भी सेम कंसिडरेशन है। हम लोग का अगर एक्लिप्स्ड फॉर्म है तो एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग के पास फुल्ली एक्लिप्स्ड हो या फिर पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म हो, वंडरवॉल स्ट्रेन हायर रहेगा ही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो CS3 के रिस्पेक्ट में CS3 वाला पार्ट बिल्कुल पास में है और बड़े ग्रुप्स पास में है, तो यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा अमाउंट में होगा एज कम्पेयर टू पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ भले ही CS3 का डिस्टेंस वाला पार्ट हम लोग को दिख रहा है कि अभी भी हम लोग के पास थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम करें जैसे CS3 वाला पार्ट, सॉरी यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ वाले पार्ट में CS3 का डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन केवल CS3 ही कंसिडरेटिंग फैक्टर में नहीं होता, CS3 के अलावा H वाला पार्ट भी है। तो CS3 से CS3 का डिस्टेंस भले ही ज़्यादा हो गया, लेकिन बाकी ग्रुप्स का तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। तो एक तरफ से रिपल्शन का फैक्टर भले ही घट रहा था, बट दूसरे तरफ से रिपल्शन का फैक्टर बढ़ना शुरू हो गया। तो वांडर वॉल स्ट्रेन में हम लोगों का जो फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है और जो पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ग्रुप्स का डिस्टेंस कम होने की वजह से सबसे हाईएस्ट होगा। इसका मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले पार्ट में वांडर वॉल स्ट्रेन हायर होगा एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन उसमें भी एक डिफरेंस ये है कि हम लोग का एक्लिप्स्ड फॉर्म वाला पार्ट अगर CS3 के रिस्पेक्ट में CS3 हो जाए तब इस केस में हम लोग के पास बड़े ग्रुप ज़्यादा नज़दीक हैं, जबकि यहाँ बड़े ग्रुप थोड़े दूरी पे हैं। तो रिपल्शन का फैक्टर पहले वाले केस में और ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3। तो वांडर वॉल स्ट्रेन के ऑर्डर में 1 वाले पार्ट में सबसे मतलब फुली इक्लिप्स्ड वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा वांडर वॉल स्ट्रेन, फिर उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में, फिर उसके बाद जब हम लोग गॉच फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर और एंटी फॉर्म रिपल्शन का फैक्टर, तो बड़े ग्रुप कम डिस्टेंस पे थे, डेफिनेटली ज़्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस वाला स्ट्रक्चर या फिर एंटी वाला स्ट्रक्चर। बड़े ग्रुप ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए, रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। तब इस केस में स्ट्रक्चर नंबर 2 का रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाइयर होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 4। मतलब बेसिकली गॉच में वांडर वाला स्ट्रेन हाइयर होगा एज कम्पेयर टू एंटी फॉर्म। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग स्टेबिलिटी पे कमेंट करें तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन उतना अनस्टेबल स्ट्रक्चर, तो 1 में स्ट्रेन सबसे हाईएस्ट है, तो इस केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट 1 का सबसे लीस्ट होगा। 3 वाले पार्ट में टॉर्सनल स्ट्रेन तो बराबर था लेकिन वांडर वाल स्ट्रेन कम है, इसका मतलब स्ट्रेन थोड़ा कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा।
फिर उसके बाद 2 वाले पार्ट में वंडर वाल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों के दोनों थर्ड वाले पार्ट से कम है, मतलब स्टेबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा और ज़्यादा डिक्रीज करता हुआ काम कर सकते हैं, सॉरी इंक्रीज करता हुआ काम कर सकते हैं। और फोर्थ में भले ही टॉर्शनल स्ट्रेन सेम था, लेकिन वंडर वॉल रिपल्शन वाला पार्ट या वंडर वॉल स्ट्रेन वाला पार्ट सबसे लीस्ट था। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोगों का फोर्थ वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इन जनरल हम लोग का जो एंटी फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू गॉच फॉर्म, और हम लोग को इन्हीं दो कन्फर्मर से मतलब होता है, बाकी सबको हम लोग कंसिडर करके नहीं चल रहे होते हैं। और क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी भी आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। एनर्जी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। ये ऑर्डर वाला पार्ट नोट कर लो, और हम लोग इसके बाद ग्राफ वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको नोट करने के बाद एक बार सोच के देखो कि अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन वाले पार्ट की अगर बात करें, मान लो अगर हम लोग के पास एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन वाले पार्ट का एक ग्राफ हम लोग को डिस्कस करना है, तो इस केस में हम लोग एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन का ग्राफ किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। मतलब 0 डिग्री हो गया डायहेड्रल एंगल, फिर उसके बाद 60 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 120 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 180 डिग्री हो गया, 240 डिग्री। इस टाइप से अगर ग्राफ है तो हम लोग किस तरीके से ग्राफ बना के काम कर सकते हैं, किस तरीके से ग्राफ बना के काम कर सकते हैं, एक बार सोच के देखो खुद से। पहले सोचो, पहले 5 मिनट का टाइम है, अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना, हर एक पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करना। उसके बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करेंगे। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अच्छा सवाल है, ढंग से सोच के देखना। सर स्टार्ट कहाँ से होगा एनर्जी? स्टार्ट कहाँ से होगा ये भी तो तुम्ही को सोचना है, हम थोड़ा ना सोच के बताएंगे। अगर 0 डिग्री है तो कौन सा फॉर्म है, उसके हिसाब से एक एनर्जी का मिनट। फैक्टर सबसे मतलब एनर्जी का फैक्टर कहाँ पे होगा। ऊपर ऑर्डर दे रखा है, इसे 4 से रिलेट करना है एनर्जी वाले पार्ट से। यस।
जल्दी टाइप करो भाई, 2 मिनट का टाइम बाकी है। नहीं नहीं, चल रहा है। हाँ भाई चलो ध्यान दो। पहले तो ग्राफ बनाते वक्त ये चीज़ देख रहे थे कि जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 एनर्जी लेवल है, 4 स्टेबिलिटी का फैक्टर था, तो 4 एनर्जी लेवल था। पहले हम लोग के पास केवल इक्लिप्स और स्टैगर्ड था, तो केवल 2 एनर्जी लेवल आ रहा था, जो कि 2 ही अलग अलग टाइप के कन्फर्मर थे। बट अभी 4 कन्फर्मर्स बन रहे हैं अलग अलग, इसका मतलब 4 एनर्जी लेवल कंसिडर करके आराम से काम कर सकते हैं। और अगर 4 एनर्जी लेवल कंसिडर करते हुए काम करें हम लोग, तो हम चारों का डायग्राम मेंशन करते चले जाते हैं। एक सेकेंड, 4 अलग अलग एनर्जी लेवल हम केवल बना देते हैं उसको, ताकि डायग्राम थोड़ा आराम से सिमेट्रिकली बना पाए। तो इस केस में बस ये देखना होगा कि हम लोगों के हर एक रोटेशन के बाद हम लोग का एनर्जी लेवल वाला पार्ट कहाँ पे मूव कर जा रहा है। अगर ये चीज़ हम लोग कंसिडर करना शुरू कर दिया तो डायग्राम आराम से सॉल्व हो जाएगा अपना, ज़्यादा उसमें फिर हम लोगों को कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे अगर हम लोग डायग्राम कंसिडर करें, एक सेकेंड रुक जाओ, लास्ट वाले केस में, हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डायग्राम वाले, अरे यार, डायग्राम वाले पार्ट में बस ये देखना है कि कौन से एंगल वाले पार्ट पे हम लोग के पास डिग्री वाला पार्ट क्या निकल के आ रहा है। हम लोग केवल ये चीज़ कंसिडर करते हुए काम करना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 360 डिग्री वाले पार्ट में तो जहाँ से आए थे एग्जैक्टली वहीं पे चले जाएंगे, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा कुछ कंसिडरेशन हम लोग को लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब 360 डिग्री पे जाएंगे तो उस केस में हम लोग आराम से बस डायग्राम वाले पार्ट में नॉर्मली जहाँ पे शुरू किए थे वहीं पे मूव करके चले जाएंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि 0 डिग्री पे थे, तो 0 डिग्री वाले पार्ट में हम लोग का फुली एक्लिप्स फॉर्म था, और फुली एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट सबसे लीस्ट स्टेबल है, मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल तो ये दिख रहा। फिर उसके बाद जब हम लोग 60 डिग्री पे गए, तो 60 डिग्री पे हम लोग का गॉच फॉर्म निकल के आया था। अगर गॉच फॉर्म निकल के आया था तो स्टेबिलिटी में गॉच फॉर्म हम लोगों के पास सेकेंड हाईएस्ट है, मतलब एनर्जी वाले पार्ट में सेकेंड लोएस्ट होगा। तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम लोग का जो एनर्जी लेवल है वो सेकेंड लोएस्ट वाला पार्ट यहाँ कुछ निकल के आना चाहिए। फिर जब 120 डिग्री में गए तो पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आया। अगर पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आया तो हम लोग आराम से यहाँ वाले पार्ट में एनर्जी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो एनर्जी लेवल है वो फिर से थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, और हम लोग आराम से एनर्जी वाले पार्ट में यहाँ पे ग्राफ को कंसिडर कर सकते हैं। जब 180 डिग्री पे गए तो एंटी कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट होगा। फिर जब हम लोग 240 पे गए, लोगों के पास एनर्जी लेवल वाला पार्ट थोड़ा हाइयर हुआ, क्योंकि हम लोग वापस से पार्शली एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट में जा रहे हैं। फिर जब हम लोग 300 पे गए तो फिर से गॉच फॉर्म आया था, तो फिर से हम लोग थर्ड एनर्जी सॉरी लोएस्ट सेकेंड एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, और 360 डिग्री वाले पार्ट में हम लोग को सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाना है। तो ग्राफ पहले यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आएगा, और थोड़ा हम लोगों को साइनसोडल कर्व बनाते हुए काम करना है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, थोड़ा हम लोगों को कर्वेचर के साथ काम करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का ग्राफ हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ग्राफ वाला पार्ट यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से ये ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और आराम से हम लोग
ऊपर के डायरेक्शन में ग्राफ को मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। इस टाइप का हम लोग ग्राफ आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, जो कि इस केस में निकल के आ जाएगा। ग्राफ तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ग्राफ में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रहा होगा। बस 4 डिफरेंट कन्फर्मर्स थे, तो 4 एनर्जी लेवल बनाया, हर एक एंगल के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी लेवल था उसको बस मैच कराते गए, और थोड़ा साइन कर्व के जैसा, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा कर्व टाइप का लाइन बनाते चले गए। अपना ग्राफ आराम से एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन में निकल के आ जाएगा। यार किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट पे आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक का जो पॉइंट था वो तो हम लोग को नॉर्मली कंसिडर करना होता है, बट इसके बाद जो भी पॉइंट्स है उन सब का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे नोट में पहला पॉइंट नोट करना शुरू करो, बस अब केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनका ध्यान रखना होगा। इन जनरल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसमें ऐसा मेंशन कर सकते हैं, एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉच। ये सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखने लायक है, क्योंकि वंडरवॉल रिपल्शन हाइयर होता है, हाइयर वंडरवॉल स्ट्रेन आराम से मेंशन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, in case of H bonding, gauge will be more stable than on anti. Gauge will be more stable than anti. इन जनरल एंटी कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू गॉच, बट जब हम लोग का गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब उस केस में गॉच वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल निकल के आराम से आ सकता है। कैसे कंसिडर करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा केस है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग गॉच फॉर्म लेके चलते हैं, तो मान लो जैसे ये एग्जाम्पल लिए CH2 इसके ऊपर एक OH है, दूसरे वाले पार्ट पे भी एक OH है। तो इस केस में ग्राफ में अगर हम लोग गॉच फॉर्म कंसिडर करें तो गॉच फॉर्म वाला पार्ट कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। और अगर हम लोग एंटी फॉर्म कंसिडर करें तो एंटी वाले पार्ट में हम लोग आराम से OH वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में डाल करके सारा का सारा पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है वो पार्ट आराम से यहाँ के लोन पेयर वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो अगर हम लोगों के पास गॉच फॉर्म दे रखा, तो गॉच फॉर्म में ग्रुप के नियर बाई होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आराम से हो सकती है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स हो जाता है एज कम्पेयर टू हम लोग के वान डेर वाल स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में। जबकि एंटी फॉर्म में प्रॉब्लम ये आएगा, जैसे सोहर्स प्रोजेक्शन में इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं हम लोग। यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है, बट बीच में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो इसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तब उस केस में आराम से हम लोगों का जो गॉच फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एंटी फॉर्म। ये पॉइंट नोट कर लो और ये डायग्राम भी नोट कर लो। बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, ध्यान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसी फॉर्मेट में पूछता है। वैसे साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फर्मर है वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्चुअल में JEE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो भले ही वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्वेश्चन में उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग को वो चीज़ पढ़ना होता है। थोड़ा इमेजिनेशन का चीज़ है, मतलब थोड़ा उसमें डायग्राम्स वगैरह सब ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। थोड़ा उस चीज़ को एक्सप्लेन करते वक्त हम लोग को इमेजिनेशन चाहिए होता है, इमेजिनेशन भी नहीं होता, थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होता है। उसका हम उपाय सोच रहे हैं। बाकी हम लोग का कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म का बेसिक पार्ट केवल इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हम लोग को कंसिडर कुछ नहीं करना होता है। और नोट में दूसरा एक और पॉइंट है जो थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है, इस चीज़ को हम लोग गॉच इफेक्ट बोलते हैं। हाँ भाई, कोई जवाब देना। डेविड,
डेविड आवाज आ रहा है? यस सर। वेस्पर थ्योरी में रिपल्शन का ऑर्डर क्या था? वेस्पर थ्योरी में रिपल्शन का ऑर्डर क्या था? अरे इतना सर बॉन्ड पेयर, क्या? बॉन्ड पेयर उसके बाद सर। अच्छा, निशांत यस सर। बताओ भाई। यस सर क्या कर रहा है, आंसर दे। सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे ज्यादा लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर, बॉन्ड। जैसे वहां जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग का लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाईएस्ट था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उसके बाद था। बट गॉच इफेक्ट में उल्टा बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। उसका एक रीजन है, जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे तो एक ही एटम के ऊपर जो अलग अलग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें लोन पेयर हो या उसमें बॉन्ड पेयर, उससे मतलब नहीं है, बट एक एटम के अलग अलग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच के रिपल्शन की बात कर रहे थे। बट हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम के बॉन्ड पेयर वाले पार्ट के रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल जो लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। तो न्यूक्लियस से क्लोज रहने की वजह से ये काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, काफी छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसके वजह से ये पार्ट दूसरे बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन नहीं दे सकता एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। मतलब हम लोग वेस्पर थ्योरी में एक ही एटम के ऊपर हम लोग लोन पेयर कंसिडर कर रहे थे, तो लोन पेयर न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता, तो यहाँ का डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा हाई होता, इसीलिए लोन पेयर सबसे हाईएस्ट रिपल्शन देता है। लेकिन जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में एक एटम और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन की बात कर रहे हैं, तो लोन पेयर सबसे न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, जिसके वजह से सबसे छोटा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करता है, सबसे सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी दूसरे बॉन्ड से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो ये सबसे लीस्ट रिपल्शन देना शुरू करता है। और वही लीस्ट रिपल्शन का जो फैक्टर होता है उसको हम लोग गॉच इफेक्ट वाले पार्ट के फॉर्म में मेंशन करते हैं। इसमें ऐसा लिख सकते हैं, लोन पेयर is more stable at the gauge position with respect to the bulkier group। bulkier का मतलब सबसे बड़ा ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। The lone pair is more stable at the gauge position और with respect to the bulkier group, और इसी चीज को हम लोग गॉच इफेक्ट भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो वेस्पर थ्योरी है वो अलग चीज है, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग लोन पेयर के रिस्पेक्ट में रिपल्शन की बात कर रहे हैं। और उसके नीचे एक पॉइंट थोड़ा मार्क कर लेना जो काम का रहेगा। Lone pair occupies the lone pair remains closest to the nucleus remains closest to the nucleus, therefore on the same atom it shows highest repulsion। और इस पार्ट में मेंशन कर लेना वेस्पर थ्योरी, but in case of repulsion between groups on the adjacent atoms, it shows minimum repulsion। सेम
रीजन के वजह से फैक्टर ऑफ रिपल्शन चेंज हो जा रहा है। वेस्पर थ्योरी में हम लोग अलग तरीके से इसको ले रहे थे, जबकि यहाँ पे इसी चीज को जस्ट अलग तरीके से हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो उसके वजह से लोन पेयर प्रेफरेबली हम लोगों के गॉच पोजीशन पे जाना चाहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बल्कियर ग्रुप। उसका एक एग्जांपल भी मेंशन कर रहे हैं, नोट कर लो इस चीज को। जैसे एग्जांपल में मान लो हम लोग H2O2 कंसिडर करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लॉन्ग बॉन्ड रोटेशन कराते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है दोनों में, और बॉन्ड रोटेशन होगा तो H के रिस्पेक्ट में बात किया जा सकता था। तो एक कंसिडरेशन तो अपना ऐसा हो सकता था, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो थोड़ा पॉइंट ये ध्यान रखने लायक है। जैसे एक ऑक्सीजन फ्रंट कार्बन है तो इसको हम ऑक्सीजन से मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे कार्बन को डॉट से मेंशन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन वाला पार्ट फ्रंट कार्बन है। तो इस केस में बैक कार्बन का जो H है वो पीछे रखा, फ्रंट कार्बन का H नीचे लेके चले गए। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा फ्रंट कार्बन का, वो एग्जैक्टली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से काम करें तो 109 डिग्री इस टाइप का ही दिखाई देगा। बैक वाले ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी आराम से हम लोग इस बॉन्ड के 120 डिग्री और दूसरी साइड के 120 डिग्री पे भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे कंसिडरेशन में ये पार्ट लेके चले, हम लोग का H वाला पार्ट और फ्रंट ऑक्सीजन का H वाला पार्ट दोनों गॉच फॉर्म में आ जाए। अब लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में, उससे दिक्कत नहीं है, इसको लेफ्ट साइड में आराम से बना सकते थे, यहाँ पे H वाला पार्ट आ जाए। तो उस केस में जो अपना लोन पेयर वाला पार्ट है, फ्रंट कार्बन का लोन पेयर इधर जाएगा और एक लोन पेयर वाला पार्ट बिल्कुल नीचे जाएगा। बैक कार्बन का एक लोन पेयर वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा और दूसरा राइट साइड में आराम से निकल के आएगा। तो इस केस में दोनों में ज़्यादा स्टेबल पहला वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो बल्कियर ग्रुप है, ये लोन पेयर वाला पार्ट बहुत कम रिपल्शन देगा, लोन पेयर वाला पार्ट बहुत कम रिपल्शन देगा, लेकिन हाइड्रोजन वाला पार्ट का रिपल्शन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा होगा। तो इस केस में लोन पेयर हमेशा बल्कियर ग्रुप के गॉच पोजीशन पर रहना चाहेगा। उसके वजह से हम लोग गॉच पोजीशन में इसको रख के स्टेबिलिटी हायर बना सकते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग गॉच इफेक्ट भी बोलते हैं। बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं है, बहुत काम का इफेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मेंशन किया हुआ मिल जाता है, तो उस कहीं कहीं के लिए एक बार के लिए हम मेंशन कर दे रहे हैं, इसलिए नोट में मेंशन किया हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आज तक का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, मिसलेनियस टाइप के कंसिडरेशन को लेते हुए क्वेश्चंस होंगे, 6, 7, 8 क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फर्मर होता है, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म कैसे बन सकता है, स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, उन सब चीज़ों का कंसिडरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कि शायद तुम लोग को आज एक वर्कशीट दे केमिस्ट्री का अलग से, मतलब असाइनमेंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिल रहा तो मिलेगा, उसके अलावा एक वर्कशीट तुम लोगों को दे हम कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म से रिलेटेड और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड, उसको ट्राई करके देखना ताकि एटलीस्ट बेसिक्स पार्ट डिस्कस हो। और नहीं तो अगर क्वेश्चन उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट दिखाई देंगे तो फिर आराम से हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जब कराएंगे तब उसके बाद फिर वर्कशीट वाला पार्ट होमवर्क भी दे देंगे तुम लोगों को। चलो भाई, क्लास एंड कर रहे हैं। अगले क्लास का तुमको लिंक वापस से आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं।